अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल, जिसके हमने 5 कर लिए थे और अब जो रिमेनिंग 5 है वो हम आज करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 जिसकी स्टेटमेंट है वो कह रहा था स्टीयरिंग ऑफ अ कार हैज अ रेडियस 16 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कार का स्टीयरिंग है जिसका रेडियस कितना है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वो कह रहा है फाइंड इट्स टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द कपल ऑफ फोर्स 50 न्यूटन। 50 न्यूटन की कपल की फोर्स से जितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसे टॉर्क ऑफ कपल कहते हैं, वो हमें क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, अब ये देखो 50 न्यूटन की कपल की फोर्स है, तो यहाँ से स्टीयरिंग को ऊपर करेंगे तो यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे। तो फोर्स 50 न्यूटन है और रेडियस दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क ऑफ अ कपल। तो वो टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला ये रहा, किसके बराबर है, F मल्टीप्लाई बाय AB। F मतलब फोर्स, वो तो हमारे पास 50 है, और उसमें हमें क्या चाहिए A से लेकर B तक का डिस्टेंस, A से लेकर B तक का डिस्टेंस। मेरे पास A से लेकर B तक तो नहीं है, लेकिन A से लेकर O तक, मिड तक है 16 सेंटीमीटर रेडियस। देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डायमीटर नहीं होता, सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो लाइन होती है, जो सेंटर से गुजरती है सर्कल के, उसे हम डायमीटर कहते हैं। मतलब कि AB क्या है, डायमीटर। और डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के। किसके बराबर होता है, 2r। मतलब एक r ये मिलके 2r हो गया। ठीक है, तो डायमीटर क्या है, AB। तो AB क्या है, डायमीटर, और वो क्या है, 2r। तो r कितना है, 16, 16 ज़र पे 2, 32। ठीक है, और सेंटीमीटर है तो 100 पे डिवाइड करके मैंने इसको क्या बना लिया, मीटर बना लिया। लो जी, अब हमारा ए भी निकल आया। अब हम बड़े आराम से अपना टॉर्क ऑफ कपल, तो टॉर्क ऑफ कपल का फार्मूला क्या है, F मल्टीप्लाई बाय AB। तो फोर्स कितनी है 50, AB अभी निकाला 0.32, मल्टीप्लाई किया तो 16 सेंटीमीटर न्यूटन मीटर हमारा आंसर। ठीक है, ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6। ठीक है, नहीं समझे तो दोबारा वीडियो पीछे करके देख लो। अब आता है न्यूमेरिकल नंबर 7। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग विद 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। एक पिक्चर है, 2 वर्टिकली रस्सियों से बंध गई है, स्ट्रिंग से बंध गई है दीवार के साथ। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 3.8 एंड 4.4 न्यूटन। एक में टेंशन है 3.8 और एक में टेंशन है 4.4। ठीक है, तो अब वो कहना चाह रहा है कि पिक्चर का वेट कितना होगा। पिक्चर का वेट हमने क्या करना है, मालूम करना। ठीक है, अब देखो भाई, फोर्सेस अमल कर रही है y एक्सिस पे। फोर्सेस कहाँ अमल कर रही है, y एक्सिस पे। देखो वेट नीचे अमल कर रहा है, टेंशन ऊपर, तो ये y एक्सिस हो गया। तो नेट फोर्स क्या है, 0, क्योंकि पिक्चर फ्रेम ना ही नीचे की तरफ आ रहा है वेट की तरफ, ना ही टेंशन की तरफ जा रहा है। तो इससे एक चीज तो वाज़ह होती है कि जो टेंशन इन स्ट्रिंग है और जो वेट है वो दोनों क्या है, इक्वल है। इसलिए पिक्चर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे आ रही है। ठीक है, तो वेट कितना है W, टेंशन कितना है, 2 टेंशन है, एक T1 और एक T2, तो दोनों को प्लस करो, टोटल टेंशन। टेंशन कितनी है 3.8 और 4.4, वो किसके इक्वल है, वेट के। तो वेट क्या निकल आया 8.2, क्योंकि टेंशन और वेट बराबर है, तो जितनी टेंशन होगी उतना ही वेट होगा। तो टेंशन टोटल है 4.4 है, तो वही वेट है हमारा 8.2। ठीक हो गया आपका। अब आता है न्यूमेरिकल नंबर 8। अब न्यूमेरिकल नंबर 8 में वो क्या कहता है, कहते हैं हमारे पास 2 ब्लॉक है, एक 5 किलोग्राम का, एक 3 किलोग्राम का, सस्पेंडेड बाय 2 स्प्रिंग्स एज शो। डायग्राम में दिखाया गया है, पहले 5 किलोग्राम का बांधा, फिर उसके साथ नीचे में कौन सा बांधा है, 3 किलोग्राम का बांधा है। कहते हैं फाइंड टेंशन ईच स्ट्रिंग। दोनों रस्सियों में जो टेंशन होगी वो मालूम करो। पहले हम T1 मालूम करते हैं, तो T1 में कितनी टेंशन होगी, T1 के नीचे कितना मैस लग रहा है, 3 किलोग्राम, जिसका वेट कहाँ अमल कर रहा है, नीचे की तरफ। वेट कहाँ अमल कर रहा है, नीचे। तो वेट नीचे खींच रहा है, टेंशन कहाँ खींच रही है, ऊपर, लेकिन मैस इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मूव नहीं कर रहा, नीचे ना ऊपर। तो इसका मतलब है कि टेंशन और वेट दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो टेंशन और वेट दोनों बराबर हो गए, T बराबर W1, तो इसको वेट 1 कह लिया, मैस 1 का वेट W1, मैस 2 का वेट W2 हो जाएगा। तो टेंशन T1 किसके बराबर है, वेट 1 के, W बराबर mg, m कितना है 3 और g कितना है 10, तो T1 क्या निकला है 30 न्यूटन। ठीक है, ये वेट है, यही किसके इक्वल है, टेंशन के। तो इस तरह हमारा T1 तो निकल आया।
कि इस टेंशन की रस्सी के नीचे जितना वेट होगा वो इसकी टेंशन होगी, और वो मैथ 3 किलोग्राम था तो G10 है 30 न्यूटन वेट, तो वही इसकी टेंशन है 30 न्यूटन टेंशन। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो जितनी टेंशन होगी उतना ही वेट होगा, तो वेट 30 है तो टेंशन भी 30। अब जैसा कि ये T2 निकालना है तो T2 के नीचे कितना वेट है, एक 5 किलोग्राम मैस है और एक 3 किलोग्राम मैस है, तो इसका वेट कितना होगा, 5 का वेट होगा W बराबर mg, मैस 5 और G10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50, तो ये 50 न्यूटन का वेट है और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 ये 30 न्यूटन का वेट है। तो इस टेंशन के नीचे कितना वेट है, 50 और 30 80 न्यूटन, तो इस टेंशन के नीचे वेट है 80 न्यूटन, तो इसकी टेंशन क्या होगी, इसकी टेंशन वेट के बराबर होगी जितना नीचे वेट हैंग कर रहा है, तो वेट है 80 न्यूटन, तो इसकी टेंशन भी कितनी होगी 80 न्यूटन। अब देखो, अब हम बात करते हैं फॉर टेंशन T2 की टेंशन निकालते हैं, तो T2 के नीचे वेट कितना है, तो W बराबर कैसे निकालते हैं, mg से, तो T2 के नीचे m कितने हैं, मैस कितना है, एक 5 है और एक 3 है, 5 और 3 कितना हो गया 8, तो मैस 8 है और g कितनी है 10, तो टोटल वेट क्या निकल आया 80 न्यूटन। ठीक है, तो जितना वेट है उतनी ही टेंशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, तो T2 वेट कितना है 80, तो T2 भी क्या निकल आया 80 न्यूटन। इसी तरह इस रस्सी के नीचे 30 न्यूटन वेट था तो टेंशन 30 न्यूटन, इस रस्सी के नीचे 2 वेट है तो 50 और 30 80, तो ये इसकी टेंशन क्या होगी 80 न्यूटन। ठीक हो गया, चलो अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 में वो कह रहा है कि अ नट हैज बीन टाइटन बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। पहले हम क्या करेंगे, नट को टाइट करने वाले हैं, टाइटन। ठीक है, फोर्स कितनी लगाई है 200 न्यूटन, और जिस स्पैनर से फोर्स लगाई है वो स्पैनर कितना था 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका मोमेंट आर्म कितना था 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैंने क्या बना दिया 100 पे डिवाइड करके 0.1 मीटर, क्या बना दिया 0.1 मीटर। ठीक है, अब ये था इतनी जो मोमेंट आर्म था स्पैनर का इतना था, 200 न्यूटन की फोर्स लगा के नट को टाइट कर दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब उसी नट को हमने लूज करना है, लेकिन अब हमने फोर्स कितनी ली है कम 150 न्यूटन। अगर हम 150 न्यूटन से उसको वापस लूज करना चाहते हैं तो स्पैनर की लेंथ कितनी लेंगे वो हमने क्या करना है मालूम करना है। तो टू लूज द नट और ये टाइट द नट, तो ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म, ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जब हम नट को टाइट करते हैं तो वो क्लॉकवाइज होता है, जब लूज करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो ये आ गया क्लॉकवाइज F1 मल्टीप्लाई बाय L1, फोर्स मोमेंट आर्म आ गया, और ये लूज नट F2 मल्टीप्लाई बाय L2। F1 कितनी है 200, L1 कितना है 0.1 मीटर, F2 कितना है 150 और L2 हमने मालूम करना है। तो 150 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस पर डिवाइड करो, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो लेंथ जो स्पैनर की लेंथ होगी वो कितनी होगी 0.133 मीटर। ठीक है, और अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो आपको पता ही है कि मीटर को सेंटीमीटर कैसे बनाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर, और वापस उसको मीटर बनाना तो 100 से डिवाइड कर दो। तो आंसर दोनों ही ठीक है, चाहे आप मीटर वाला लिख दो चाहे आप सेंटीमीटर वाला लिख दो। ठीक है, लेकिन कोई उन्होंने लेंथ की जो स्पैनर की लेंथ थी वो सेंटीमीटर में दी थी, इसलिए हमने भी सेंटीमीटर में लिख दिया। ठीक है, आगे आता है लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 10। कहता है 10 किलोग्राम सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। अब वो कहता है हमारे पास एक मीटर लंबा रॉड है, कितने मीटर लंबा रॉड है 1 मीटर लंबा रॉड है, यानी कि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, ये देखो 10 20 30 40 50 200, तो 1 मीटर लंबा बार बना लिया हमने। अब वो यूनिफॉर्म बार है, यूनिफॉर्म जो होता है इक्वल होता है सारा, कहीं से भी ज़्यादा कम नहीं होता, किसी का मैच कम नहीं होता। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा 50 पर, जहाँ पर इसका वेट बैलेंस करेगा वो कहाँ पर होगा 50। तो मैंने 50 पर बैलेंस करके इसको हैंग कर दिया। ठीक है, 1 मीटर का रॉड लिया, यूनिफॉर्म बार रॉड लिया और इसको बैलेंस करके एक वेज के ऊपर ऐसे रख दिया। क्लियर है। अब वो कहता है हमने एक 10 किलोग्राम का मैस लिया, हमने क्या लिया एक 10 किलोग्राम का मैस लिया। ठीक है, और उस मैस को कहाँ लटकाना है हमने सेंटर, जिसे O पॉइंट कहते हैं,
सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर जाके उसको लटका दिया। सेंटर से 20 सेंटीमीटर दूर हमने जाके ए पॉइंट पर उस मैस को लटका दिया। किसको? जिसका मैस है 10 किलोग्राम। ठीक है, तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फोर्स पर लटका दिया। ठीक है, अब वो कहता है कि दूसरी तरफ किनारे पर हम नीचे की जानिब कितनी फोर्स लगाएंगे कि ये दोनों बैलेंस हो जाए, कि ये दोनों क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो देखा जाए तो ये फोर्स और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मोमेंट आर्म, मतलब ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म ओ बी, ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म ओ ए, लेकिन ये तो मैस है, ये फोर्स नहीं है। तो फोर्स हम इसको बना लेते हैं। फोर्स क्या होता है? F बराबर W, W बराबर mg। तो मैस कितना है? 10, g कितना है? 10, तो 10 10 100। लो जी, फोर्स कितनी निकल आई? 100 न्यूटन। और मोमेंट आर्म कितना है? O से लेकर A तक। मोमेंट आर्म कितना है? O से लेकर A तक, उसे हम L1 कह लेते हैं। ठीक है, 50 से 70 तक कितना होता है? 50 से 60 तक 10, और ये 10 20, तो मोमेंट आर्म कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो 100 पे डिवाइड किया तो ये बन गया 0.2 मीटर। तो ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म, इधर ये फोर्स और मोमेंट आर्म कितना है? जहाँ पर फोर्स लगी है वो, और जिस पॉइंट के गिर्द घूम रहा है वहाँ से वहाँ तक का फासला मोमेंट आर्म कहलाता है। तो मोमेंट आर्म कितना है? देखो 0 से 50 तक कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर बना लिया 100 पे डिवाइड करके। तो ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म, ये फोर्स और ये मोमेंट आर्म। अब प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला फार्मूला लगा देते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो क्या आता है? क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये देखो, तो F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। अब F1 कितना है? 100, और L1 कितना है? 0.2। तो F1 की जगह 100 और L1 की जगह 0.2। अब वो F2 हमने मालूम करना है, और L2 कितना है? 0.5। अब 0.5 मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया, आंसर आ गया 40 न्यूटन। तो कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी उसको बैलेंस करने के लिए? 40 न्यूटन की फोर्स लगाना पड़ेगी उसको बैलेंस करने के लिए। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 4 के रिमाइंडर। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर ठीक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।